यूपीएससी मेन 2019 सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 हिंदी लेक्चर 17 पहला प्रश्न 1 क्या आपके विचार में भारत का संविधान शक्तियों के कठोर पृथक्करण के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है बल्कि यह नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है? व्याख्या कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारत का संविधान और शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत। भारत का संविधान शक्तियों के कठोर पृथक्करण स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स के बजाय नियंत्रण एवं संतुलन चेक्स एंड बैलेंसेस के सिद्धांत पर आधारित है। इसका मतलब है कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच पूर्ण अलगाव नहीं है, बल्कि वे एक दूसरे पर नजर रखते और संतुलन बनाए रखते हैं। भारतीय संविधान में तीनों शाखाओं को स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन उनकी शक्तियों में आपसी संतुलन भी निहित है। उदाहरण के लिए, संसद कानून बनाती है, लेकिन राष्ट्रपति को असहमति होने पर उस पर पुनर्विचार का अधिकार है। न्यायपालिका विधि की व्याख्या करती है और कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा करती है। कार्यपालिका नियमों का पालन करती है और विधायिका के निर्णयों को लागू करती है। यह नियंत्रण और संतुलन का तंत्र भारत के लोकतांत्रिक तंत्र को सुदृढ़ करता है और अत्यधिक केंद्रीकरण या किसी शाखा के दुरुपयोग को रोकता है। अतः भारत का संविधान कठोर पृथक्करण की बजाय शक्तियों के विवेकपूर्ण संयोजन पर केंद्रित है। अगला प्रश्न 2 केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जिसकी स्थापना केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा या उनके विरुद्ध शिकायतों एवं परिवादों के निवारण हेतु की गई थी, आजकल एक स्वतंत्र न्यायिक प्राधिकरण के रूप में अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है। व्याख्या कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की भूमिका और उसकी न्यायिक शक्तियाँ। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल कैट की स्थापना केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों की शिकायतों और विवादों के त्वरित समाधान के लिए की गई थी। इसका मूल उद्देश्य प्रशासनिक मामलों में लंबित मामलों का त्वरित निपटारा करना था, जिससे सरकारी कर्मियों को न्याय मिल सके। परंतु समय के साथ यह अधिकरण केवल शिकायतों के निवारण तक सीमित नहीं रह गया। आज यह एक स्वतंत्र न्यायिक प्राधिकरण के रूप में उभरकर प्रशासनिक निर्णयों की समीक्षा करता है और सरकार के प्रशासनिक कार्यों की न्यायिक जांच करता है। यह संवैधानिक न्यायालयों के समकक्ष प्रभावी भूमिका निभाने लगा है। कैट अब न केवल कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करता है, बल्कि सरकारी नीतियों, नियुक्तियों, सेवा नियमों और प्रशासनिक अनुशासन से जुड़े मामलों में न्यायसंगत निर्णय देता है। इसकी निर्णय क्षमता और प्रभाव बढ़ने से प्रशासनिक सुधार में भी मदद मिली है। इस प्रकार केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण अपनी स्थापना के उद्देश्य से आगे बढ़कर प्रशासनिक न्याय का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन चुका है, जो स्वतंत्र न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकारी प्रशासन को जवाबदेह बनाता है। अगला प्रश्न 3 भारत में नीति निर्माताओं को प्रभावित करने के लिए किसान संगठनों द्वारा क्या-क्या तरीके अपनाए जाते हैं और वे तरीके कितने प्रभावी हैं? उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारत में किसान संगठनों द्वारा नीति निर्माताओं को प्रभावित करने के तरीके और उनकी प्रभावशीलता। भारत में किसान संगठनों द्वारा नीति निर्माताओं को प्रभावित करने के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं। इनमें धरना प्रदर्शन, रैलियां, सड़कों पर उतरना, संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन, पदयात्राएं और सरकारी नीतियों के खिलाफ जन जागरूकता अभियान प्रमुख हैं। इसके अलावा वे सरकार से बातचीत के लिए प्रतिनिधिमंडल भी भेजते हैं और मीडिया का उपयोग कर अपनी बात जनता तक पहुंचाते हैं। इन तरीकों की प्रभावशीलता परिस्थितियों पर निर्भर करती है। जब किसान संगठनों का समर्थन व्यापक होता है और आंदोलन शांतिपूर्ण तथा संगठित होता है, तो नीति निर्माताओं पर दबाव बनता है और वे मांगों पर विचार करते हैं। उदाहरण के लिए 2020 से 21 के कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलनों ने देश भर में व्यापक समर्थन पाया और सरकार को कई सुधार प्रस्तावित करने पर मजबूर किया। हालांकि कभी-कभी आंदोलनों के दौरान हिंसा या अनियमितताओं के कारण जन समर्थन कम हो जाता है, जिससे प्रभाव कम हो जाता है।
कुल मिलाकर किसान संगठनों के ये तरीके भारतीय लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और नीति निर्माण प्रक्रिया में उनकी आवाज पहुंचाने का प्रभावी माध्यम होते हैं। अगला प्रश्न 4 न्यायालयों के द्वारा विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित मुद्दों को सुलझाने से परिसंघीय सर्वोच्चता का सिद्धांत और समरस अर्थान्वयन उभर कर आए हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। न्यायालयों के द्वारा विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित मुद्दों का समाधान, संघीय सर्वोच्चता और समरस अर्थान्वयन। भारत में संघीय ढांचे में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित विवाद अक्सर उत्पन्न होते हैं। इन विवादों का निपटारा मुख्यतः सुप्रीम कोर्ट करता है। न्यायालयों ने इस संदर्भ में 2 महत्वपूर्ण सिद्धांत विकसित किए हैं, परिसंघीय सर्वोच्चता और समरस अर्थान्वयन। परिसंघीय सर्वोच्चता का अर्थ है कि जब केंद्र और राज्यों की कोई विधि या नीति आपस में टकराती है तो केंद्र सरकार की विधि या नीति को प्राथमिकता दी जाएगी। यह सिद्धांत केंद्र की शक्तियों को बढ़ावा देता है ताकि राष्ट्रीय एकता और अखंडता बनी रहे। दूसरी ओर समरस अर्थान्वयन का सिद्धांत विवादों को अधिक सहिष्णुता से सुलझाने पर जोर देता है। न्यायालय यह देखता है कि क्या दोनों पक्षों की विधाएं समरस रूप से सहअस्तित्व कर सकती हैं। यदि संभव हो तो विवाद को केंद्र या राज्य के पक्ष में निर्णय देने के बजाय दोनों को साथ में लागू किया जाता है। इन दोनों सिद्धांतों ने भारत के संघीय तंत्र को संतुलित, लचीला और समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे केंद्र और राज्यों के बीच सामंजस्य बना रहता है। अगला प्रश्न 5 धर्मनिरपेक्षता को भारत के संविधान के उपगम से फ्रांस क्या सीख सकता है? उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म को एक मूलभूत सिद्धांत के रूप में स्थापित करता है, जहां सभी धर्मों को समान सम्मान और सुरक्षा दी जाती है। भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण, धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा और धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव न करना। फ्रांस में धर्मनिरपेक्षता का मतलब धार्मिक गतिविधियों को सार्वजनिक जीवन से पूरी तरह अलग करना है, जो कभी-कभी धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाता है। भारत के मॉडल से फ्रांस यह सीख सकता है कि धर्मनिरपेक्षता केवल धर्म को अलग करने का नियम नहीं, बल्कि सभी धर्मों के बीच सहिष्णुता और सहअस्तित्व को बढ़ावा देने का तरीका भी हो सकता है। भारत की तरह फ्रांस भी एक बहुसांस्कृतिक और बहुधार्मिक समाज है, इसलिए यहाँ धर्मों के बीच समता और सम्मान कायम रखने के लिए भारत की सहिष्णुता आधारित धर्मनिरपेक्षता मॉडल को अपनाकर सामाजिक सौहार्द बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार भारत का धर्मनिरपेक्षता का उपगम फ्रांस को एक समावेशी और न्यायसंगत समाज बनाने में मार्गदर्शन दे सकता है। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए देखने हैं अगला प्रश्न। 6 उच्च समृद्धि के लगातार अनुभव के बावजूद भारत के मानव विकास के निम्नतम संकेतक चल रहे हैं। उन मुद्दों का परीक्षण कीजिए जो संतुलित और समावेशी विकास को पकड़ में आने नहीं दे रहे हैं। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारत में उच्च आर्थिक समृद्धि के बावजूद मानव विकास के निम्न संकेतकों के कारण भारत ने हाल के दशकों में आर्थिक समृद्धि में उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन मानव विकास के संकेतक अभी भी अपेक्षाकृत निम्न स्तर पर हैं। इसका मुख्य कारण असमान और असंतुलित विकास है। सबसे पहले, आर्थिक लाभ सामाजिक स्तर पर समान रूप से वितरित नहीं हो रहे हैं। गरीबी, बेरोजगारी और असमानता बनी हुई है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर में सुधार धीमा है। विशेषकर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। दूसरे, स्त्री शिक्षा, बाल स्वास्थ्य, पोषण, महिला सशक्तिकरण जैसे सामाजिक मुद्दे व्यापक रूप से हल नहीं हो पाए हैं, जो मानव विकास के मुख्य घटक हैं। तीसरे, पर्यावरणीय असंतुलन और संसाधनों का अनुचित प्रबंधन भी विकास को प्रभावित करता है। अतः भारत को न केवल आर्थिक विकास, बल्कि सामाजिक समावेशन, समान अवसर, गुणवत्ता शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान देकर संतुलित और समावेशी विकास सुनिश्चित करना होगा,
तभी मानव विकास के संकेतकों में सुधार संभव है। अगला प्रश्न 7 भारत में निर्धनता और भूख के बीच संबंध में एक बढ़ता हुआ अंतर है। सरकार द्वारा सामाजिक व्यय को संकुचित किए जाना निर्धनों को अपने आद्य बजट को निचोड़ते हुए खाद्येतर अत्यावश्यक मदों पर अधिक व्यय करने के लिए मजबूर कर रहा है। स्पष्ट कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारत में निर्धनता और भूख के बीच बढ़ता अंतर एवं सामाजिक व्यय का प्रभाव। भारत में निर्धनता और भूख के बीच संबंध जटिल है। जहां निर्धनता आर्थिक रूप से सीमित संसाधनों को दर्शाती है, वहीं भूख या कुपोषण उसकी गंभीर परिणति है। हाल के वर्षों में निर्धनता में कमी आई है, लेकिन भूख और पोषण की समस्या अभी भी बनी हुई है, जिससे इस दोनों के बीच अंतर बढ़ता जा रहा है। सरकार द्वारा सामाजिक व्यय जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण पर खर्च को कम किया जाना इस स्थिति को और बिगाड़ता है। जब सामाजिक सेवाओं पर व्यय घटता है, तो निर्धन परिवारों को अपनी सीमित आय में खाद्य के अलावा अन्य आवश्यक वस्तुओं जैसे स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और आवास पर खर्च करना पड़ता है। इससे उनके खाद्य बजट में कटौती होती है, जिससे भूख और पोषण की समस्या बनी रहती है। इसका परिणाम यह होता है कि निर्धनता से बाहर आने के बावजूद भूख और कुपोषण का सामना करना पड़ता है। इसलिए सामाजिक व्यय को बढ़ाकर और समावेशी नीतियां बनाकर ही निर्धनों की सही तरह मदद की जा सकती है और भूख को कम किया जा सकता है। अगला प्रश्न 8 सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी ICT आधारित परियोजनाओं कार्यक्रमों का कार्यान्वयन आमतौर पर कुछ विशेष महत्वपूर्ण कारकों की दृष्टि से ठीक नहीं रहता है। इन कारकों की पहचान कीजिए और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के उपाय सुझाइए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। ICT आधारित परियोजनाओं के कार्यान्वयन में प्रमुख चुनौतियां और समाधान। सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी ICT आधारित परियोजनाओं का सफल कार्यान्वयन कई बार चुनौतियों का सामना करता है। प्रमुख कारक हैं: 1 अपर्याप्त प्रशिक्षण और कौशल कर्मचारियों में तकनीकी ज्ञान की कमी। 2 अपर्याप्त अवसंरचना नेटवर्क, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की असंगति। 3 प्रबंधन में रुचि और समर्थन की कमी, शीर्ष नेतृत्व का कम सहयोग। 4 सूचना का सही प्रवाह न होना, संचार में बाधाएं। 5 ग्राहक या उपयोगकर्ता की भागीदारी का अभाव, आवश्यकताओं की सही समझ नहीं। समाधान के उपाय: नियमित और व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना, मजबूत और उन्नत तकनीकी अवसंरचना स्थापित करना, नेतृत्व स्तर से पूर्ण समर्थन और प्रतिबद्धता सुनिश्चित करना, स्पष्ट संचार प्रणाली और प्रतिक्रिया तंत्र विकसित करना, उपयोगकर्ताओं को प्रक्रिया में शामिल कर उनकी आवश्यकताओं का समुचित विश्लेषण करना। इन उपायों से ICT परियोजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन संभव हो सकता है। अगला प्रश्न 9 भारत और जापान के लिए समय आ गया है कि एक ऐसे मजबूत समसामयिक संबंध का निर्माण करें जिसका वैश्विक एवं रणनीतिक साझेदारी को आवेष्टित करते हुए एशिया एवं संपूर्ण विश्व के लिए बड़ा महत्व होगा। टिप्पणी कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारत और जापान के बीच मजबूत समसामयिक संबंधों की आवश्यकता पर टिप्पणी। भारत और जापान दोनों एशिया के आर्थिक और रणनीतिक महाशक्तियां हैं, जिनके बीच मजबूत समसामयिक संबंध स्थापित करना आज अत्यंत आवश्यक हो गया है। वैश्विक संदर्भ में चीन की आर्थिक और सैन्य बढ़त को देखते हुए भारत जापान साझेदारी एशिया में सामरिक संतुलन बनाए रखने में मदद करेगी। दोनों देशों के बीच व्यापार, तकनीकी सहयोग, रक्षा सहयोग और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में संबंध पहले से मजबूत हैं, लेकिन वर्तमान वैश्विक चुनौतियों के मद्देनजर इसे और सुदृढ़ करना आवश्यक है। जापान की उन्नत तकनीक और भारत का विशाल बाजार व युवा जनसंख्या मिलकर क्षेत्रीय स्थिरता और विकास को बढ़ावा देंगे। यह साझेदारी न केवल द्विपक्षीय हितों की पूर्ति करेगी, बल्कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मुक्त, खुले और समावेशी व्यवस्था की नींव भी मजबूत करेगी। अतः भारत और जापान को एक संयुक्त रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाकर वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर पर अपनी भूमिका को और प्रभावी बनाना चाहिए।
अगला प्रश्न 10. आवश्यकता से कम नकदी, अत्यधिक राजनीति ने यूनेस्को को जीवन रक्षण की स्थिति में पहुंचा दिया है। अमेरिका द्वारा सदस्यता परित्याग करने और सांस्कृतिक संस्था पर इजरायल विरोधी पूर्वाग्रह होने का दोषारोपण करने के प्रकाश में इस कथन की विवेचना कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। यूनेस्को की वर्तमान स्थिति, अमेरिका के सदस्यता परित्याग और आलोचनाएं। यूनेस्को, जो विश्व की प्रमुख सांस्कृतिक और शैक्षिक संस्था है, वर्तमान में वित्तीय संकट और राजनीतिक विवादों से जूझ रही है। आवश्यक बजट की कमी और लगातार बढ़ती राजनीतिक हस्तक्षेप ने इसकी कार्यक्षमता को प्रभावित किया है। अमेरिका ने यूनेस्को की सदस्यता छोड़ते हुए इसे इजरायल विरोधी पूर्वाग्रह का दोषी ठहराया, जिससे संगठन की निष्पक्षता पर सवाल उठे। इस कदम से यूनेस्को की विश्वसनीयता और संसाधन दोनों प्रभावित हुए हैं, क्योंकि अमेरिका प्रमुख योगदानकर्ता था। राजनीतिक हस्तक्षेप ने यूनेस्को को अपने मूल उद्देश्य, संस्कृति, शिक्षा और विज्ञान के माध्यम से वैश्विक सहयोग से भटका दिया है। इस कारण संगठन संकटग्रस्त हो गया है और इसे पुनर्जीवित करने के लिए वित्तीय स्थिरता और राजनीति से मुक्त निर्णय लेने की आवश्यकता है। अतः अमेरिका की आलोचनाओं और सदस्यता त्याग ने यूनेस्को के सामने सुधार और पुनर्निर्माण की चुनौती रख दी है। अगला प्रश्न 11. किन आधारों पर किसी लोक प्रतिनिधि को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अधीन निर्हित किया जा सकता है? उन उपचारों का भी उल्लेख कीजिए जो ऐसे निर्हित व्यक्ति को अपनी निरर्हता के विरुद्ध उपलब्ध हैं। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत किसी लोक प्रतिनिधि की निरर्हता के आधार एवं उपलब्ध उपचार। निरर्हता के आधार। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में कुछ विशिष्ट कारण दिए गए हैं, जिनके आधार पर किसी लोक प्रतिनिधि, सांसद या विधायिका का सदस्य को निर्हित, डिस्क्वालिफाइड किया जा सकता है। एक, विधि के तहत अपराध में दोषी पाए जाना। यदि कोई प्रतिनिधि अपराध करता है और उसे 2 वर्ष या उससे अधिक की जेल होती है, तो वह निर्वाचित पद के लिए अयोग्य हो जाता है। 2. चुनाव प्रक्रिया में धांधली या भ्रष्टाचार। यदि चुनाव आयोग या अदालत यह पाती है कि प्रतिनिधि ने चुनाव में धोखाधड़ी, घूसखोरी, धमकाने या अन्य अनियमितता की है। 3. विधानसभा या संसद की सदस्यता के नियमों का उल्लंघन, जैसे कि एक ही समय में 2 सदनों का सदस्य होना या 2 राज्यों से चुनाव लड़ना। 4. धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव। यदि प्रतिनिधि चुनाव के दौरान धर्म, जाति, नस्ल आदि के आधार पर वोट मांगता है, तो उसे निर्हित किया जा सकता है। 5. नियमित अयोग्यता के अन्य कारण, जैसे दिवालियापन, मानसिक बीमारी, भारतीय नागरिकता खोना आदि। उपचार एवं पुनरावेदन। निर्हित घोषित प्रतिनिधि के पास निम्न उपचार उपलब्ध हैं। 1. चुनाव न्यायालय में अपील। निरर्हता के निर्णय को चुनौती देने के लिए चुनाव न्यायालय या उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। 2. उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार। यदि चुनाव न्यायालय का निर्णय न्यायसंगत न लगे तो उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार या याचिका दायर की जा सकती है। 3. निर्धारित समय सीमा में अपील। चुनाव आयोग या न्यायालय के निर्णय के खिलाफ सीमित समय में अपील करना अनिवार्य है। 4. सुधारात्मक कार्रवाइयां। यदि आरोप गलत साबित हो जाए तो प्रतिनिधि को पुनः पद ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त होता है। सारांश। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 लोकतांत्रिक व्यवस्था में सदस्यों की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है। निरर्हता के नियम लोकशाही के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए बनाए गए हैं और न्यायिक उपचार प्रणाली से निर्हित प्रतिनिधि को उचित न्याय मिलने की व्यवस्था है। अगला प्रश्न 12. संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति एक परिसीमित शक्ति है और इसे आत्यंतिक शक्ति के रूप में विस्तृत नहीं किया जा सकता है। इस कथन के आलोक में व्याख्या कीजिए कि क्या संसद संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत अपनी संशोधन की शक्ति का विशदीकरण करके संविधान के मूल ढांचे को नष्ट कर सकती है? उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। संविधान संशोधन में संसद की शक्ति की परिसीमितता
अनुच्छेद 368 के संदर्भ में व्याख्या। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है। हालांकि यह शक्ति पूर्णतया असीमित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्णयों में स्पष्ट किया है कि संसद की यह शक्ति परिसीमित है और इसे संविधान के मूल ढांचे को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मूल ढांचे का सिद्धांत। 1973 में आई के शंकर नायर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचा सिद्धांत की स्थापना की। इसके अनुसार संविधान का वह आधारभूत स्वरूप और उसकी मौलिक विशेषताएं जैसे लोकतंत्र, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान की संप्रभुता और मौलिक अधिकार संसद के संशोधन से प्रभावित नहीं हो सकते। संसद संविधान को बदल सकती है, लेकिन वह उसकी आत्मा या मूल चरित्र को नष्ट नहीं कर सकती। संसद की संशोधन शक्ति की परिसीमता। संशोधन प्रक्रिया में संसद को व्यापक अधिकार है, परंतु यदि कोई संशोधन संविधान के मूल ढांचे का हनन करता है तो वह न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित हो सकता है। इसलिए संसद की शक्ति आत्यंतिक, असीमित नहीं, बल्कि परिसीमित है। निष्कर्ष। संविधान की संरक्षा के लिए संशोधन की शक्ति सीमित रखी गई है ताकि संविधान की स्थिरता और उसकी मौलिक विशेषताएं बनी रहें। इसलिए संसद संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन तो कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती। यह न्यायपालिका की भूमिका है कि वह इस शक्ति के दुरुपयोग को रोक सके और संविधान की आत्मा की रक्षा करे। अगला प्रश्न 13। स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का भारत के राजनीतिक प्रक्रम के पितृतंत्रात्मक अभिलक्षण पर एक सीमित प्रभाव पड़ा है। टिप्पणी कीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारत में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं, पंचायत और नगर निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करना लोकतांत्रिक समावेशन की एक महत्वपूर्ण पहल रही है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत लगभग 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं, जिससे महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि हुई है। हालांकि इस आरक्षण का भारत के राजनीतिक प्रक्रम के पितृतंत्रात्मक, पैतृक वर्चस्व वाले स्वरूप पर प्रभाव सीमित और आंशिक ही रहा है। महिलाओं को तो अवसर मिला है, लेकिन उन्हें नेतृत्व की वास्तविक शक्ति और निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं मिल पाई है। कई बार महिलाएं पारिवारिक पुरुष सदस्यों या स्थानीय राजनेताओं के प्रभाव में रह जाती हैं, जिससे पितृतंत्र की संरचनाएं कायम रहती हैं। इसके अतिरिक्त सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बाधाएं, जैसे लिंग आधारित भेदभाव, शिक्षा की कमी और सामाजिक रूढ़िवाद, महिलाओं की सक्रिय राजनीतिक भागीदारी में अड़चनें उत्पन्न करती हैं। इसलिए महिलाओं के आरक्षण ने राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाया है, परंतु पितृतंत्र की जड़ें अभी भी मजबूत हैं। पूर्ण समावेशन और सत्ता में महिलाओं की प्रभावी भागीदारी के लिए शिक्षा, जागरूकता और सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ राजनीतिक संस्थानों में महिलाओं की सशक्तिकरण की निरंतर आवश्यकता है। सारांश: महिलाओं के लिए स्थानीय स्वशासन में आरक्षण पितृतंत्र पर प्रभाव डालने की दिशा में पहला कदम है, पर इसका प्रभाव अभी भी सीमित और अधूरा है। अगला प्रश्न 14। महान्यायवादी भारत की सरकार का मुख्य विधि सलाहकार और वकील होता है। चर्चा कीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। महान्यायवादी की भूमिका: भारत सरकार का मुख्य विधि सलाहकार और वकील। भारत में महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है और वह सरकार का मुख्य विधि सलाहकार तथा वकील भी होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह संसद में सरकार का प्रतिनिधित्व करता है और सरकार को विधिक सलाह देता है। महान्यायवादी की प्रमुख जिम्मेदारियों में शामिल हैं: 1. सरकार को विधिक सलाह देना, संवैधानिक, विधायी और अन्य कानूनी मामलों में सरकार को सलाह प्रदान करना। 2. सरकार का प्रतिनिधित्व करना, सर्वोच्च न्यायालय और अन्य न्यायालयों में सरकार की ओर से पेश होना। 3. सरकारी विधिक दस्तावेज तैयार करना, जैसे विधेयक,
सरकारी नोट और कानूनी मामलों से जुड़ी रिपोर्ट। 4. सरकारी विवादों में मार्गदर्शन देना, सरकार के हितों की रक्षा के लिए रणनीति बनाना। महान्यायवादी स्वतंत्र रूप से काम करता है और उसे सरकार के आदेशों का पालन करना होता है, परंतु उसे न्यायालय और संविधान के प्रति अपनी नैतिक जिम्मेदारी भी निभानी होती है। वह सरकार का वकील होते हुए न्यायालय में निष्पक्ष और स्वतंत्र तर्क प्रस्तुत करता है। महान्यायवादी का पद संवैधानिक महत्व का होता है क्योंकि वह शासन में कानून की सर्वोच्चता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे सरकार की कार्यवाही कानूनी दायरों में रहती है और लोकतंत्र का संरक्षण होता है। निष्कर्ष: महान्यायवादी भारत सरकार के मुख्य विधि सलाहकार और वकील के रूप में सरकार को विधिक सहायता, मार्गदर्शन और न्यायालयों में प्रतिनिधित्व प्रदान करता है, जिससे शासन में विधिक स्थिरता और संवैधानिकता सुनिश्चित होती है। अगला प्रश्न 15. राष्ट्रीय विधि निर्माता के रूप में अकेले एक संसद सदस्य की भूमिका अवंती की ओर है, जिसके फलस्वरूप वाद विवादों की गुणता और उनके परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ भी चुका है। चर्चा कीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। राष्ट्रीय विधि निर्माता के रूप में संसद सदस्य की भूमिका में अवंती और उसके प्रभाव। राष्ट्रीय विधि निर्माता के रूप में संसद सदस्य की भूमिका लोकतंत्र की आत्मा है। वे न केवल कानून बनाते हैं, बल्कि जनहित के विषयों पर बहस कर जनता की आवाज का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। परंतु वर्तमान में यह भूमिका कुछ हद तक अवंती की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। पहला कारण है सांसदों का व्यक्तिगत और क्षेत्रीय स्वार्थों को राष्ट्रीय हितों से ऊपर रखना। इससे विधायिका में सामूहिक निर्णय और संतुलित कानून निर्माण में कमी आती है। दूसरा, वाद विवाद की गुणवत्ता में गिरावट आई है। चर्चा में गंभीरता की बजाय नाटकीयता और व्यक्तित्व केंद्रित झड़पें अधिक देखने को मिलती हैं। तीसरा, राजनीतिक ध्रुवीकरण और दलगत राजनीति ने राष्ट्रीय मुद्दों पर एकजुट होकर काम करने की प्रक्रिया को बाधित किया है। इस अवंती का परिणाम यह होता है कि संसद के विधायी निर्णय अधूरे, प्रभावित या पक्षपातपूर्ण बन जाते हैं। इससे न केवल कानून की गुणवत्ता प्रभावित होती है, बल्कि जनता में शासन के प्रति अविश्वास भी बढ़ता है। समाधान के लिए सांसदों को अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों को प्राथमिकता देनी होगी, संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करना होगा और वाद विवाद में तर्क और तथ्य को प्रधानता देनी होगी। इससे संसद की गरिमा और विधायी प्रक्रिया की गुणवत्ता में सुधार होगा। निष्कर्ष: राष्ट्रीय विधि निर्माता के रूप में संसद सदस्य की भूमिका में गिरावट से लोकतंत्र और कानून निर्माण प्रक्रिया प्रभावित होती है, जिसे सुधारना लोकतांत्रिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न 16. विकास योजना के नवोदारी प्रतिमान के संदर्भ में आशा की जाती है कि बहुस्तरीय योजनाकरण संक्रियाओं को लागत प्रभावी बना देगा और अनेक क्रियान्वयन रुकावटों को हटा देगा। चर्चा कीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। विकास योजना के नवोदारी प्रतिमान में बहुस्तरीय योजनाकरण की भूमिका। विकास योजना के नवोदारी न्यू लिबरल प्रतिमान में अर्थव्यवस्था में बाजार आधारित सुधारों, दक्षता, प्रतिस्पर्धा और जवाबदेही को महत्व दिया जाता है। इस संदर्भ में बहुस्तरीय योजनाकरण की संक्रियाएं, जैसे राष्ट्रीय, राज्य, जिला और स्थानीय स्तर पर समन्वित योजना बनाना, कास्ट प्रभावी और कुशल विकास को सुनिश्चित करने में सहायक मानी जाती हैं। पहला, बहुस्तरीय योजनाकरण से योजनाओं को स्थानीय आवश्यकताओं और क्षेत्रीय विविधताओं के अनुरूप अधिक अनुकूलित किया जा सकता है, जिससे संसाधनों का उचित उपयोग होता है और कार्यान्वयन में प्रभावशीलता बढ़ती है। दूसरा, यह भ्रष्टाचार और योजना संबंधी रुकावटों को कम कर सरकारी जवाबदेही को मजबूत बनाता है। स्थानीय स्तर पर निगरानी और सहभागिता बढ़ने से योजनाओं की पारदर्शिता बढ़ती है। तीसरा, लागत प्रभावशीलता बढ़ती है क्योंकि स्थानीय प्रशासन की भागीदारी से योजना में फालतू खर्च कम होता है और प्रबंधन बेहतर होता है। अंततः, यह मॉडल विभिन्न स्तरीय सरकारों, गैर सरकारी संस्थाओं और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है, जो नवोदारीकरण के मूल तत्व हैं। निष्कर्ष: नवोदारी प्रतिमान के तहत बहुस्तरीय योजनाकरण विकास योजनाओं को अधिक समन्वित,
लागत प्रभावी और पारदर्शी बनाकर क्रियान्वयन की बाधाओं को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे समावेशी और सतत विकास को गति मिलती है। अगला प्रश्न 17 विभिन्न सेवा क्षेत्रकों के बीच सहयोग की आवश्यकता विकास प्रवचन का एक अंतर्निहित घटक रहा है। साझेदारी क्षेत्रकों के बीच पुल बनाती है। यह सहयोग और टीम भावना की संस्कृति को भी गति प्रदान कर देती है। उपरोक्त कथनों के प्रकाश में भारत के विकास प्रक्रम का परीक्षण कीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। विभिन्न सेवा क्षेत्रकों के बीच सहयोग और भारत के विकास प्रक्रम का परीक्षण। विकास के आधुनिक प्रवचन में विभिन्न सेवा क्षेत्र, सरकारी, निजी, गैर सरकारी संगठन, एनजीओज और सामुदायिक संस्थाएं के बीच सहयोग अत्यंत आवश्यक माना जाता है। यह सहयोग संसाधनों का बेहतर उपयोग, विशेषज्ञता का आदान प्रदान और कार्यान्वयन की गति बढ़ाने में मदद करता है। भारत के विकास प्रक्रम में भी इस प्रकार की साझेदारी की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। भारत में सरकारी और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग ने कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और तकनीकी क्षेत्रों में प्रगति को तेज किया है। जैसे डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान में निजी क्षेत्र और एनजीओज की भागीदारी से सफलता मिली है। इसी प्रकार विभिन्न राज्य सरकारें भी सामुदायिक संस्थाओं के साथ मिलकर विकास कार्यों को प्रभावी बना रही हैं। हालांकि भारत में अभी भी सेवा क्षेत्र के बीच समन्वय की कमी और प्रतिस्पर्धा के कारण अनेक योजनाओं के क्रियान्वयन में बाधाएं आती हैं। क्षेत्रीय असमानताएं, संसाधनों की कमी और नीति में स्पष्टता न होने के कारण सहयोग की भावना कमजोर पड़ जाती है। टीम भावना और सहयोग की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है कि सभी साझेदार खुले संवाद, पारदर्शिता और साझा लक्ष्यों के साथ काम करें। इससे विकास योजनाएं प्रभावी होंगी और व्यापक स्तर पर समावेशी विकास संभव होगा। निष्कर्ष: भारत के विकास प्रक्रम में विभिन्न सेवा क्षेत्रीय साझेदारी का महत्व बढ़ रहा है, पर इसे मजबूत और संगठित करने की आवश्यकता है ताकि सहयोग और टीम भावना की संस्कृति के माध्यम से सतत विकास को गति दी जा सके। अगला प्रश्न 18 सुभेद्य वर्गों के लिए क्रियान्वित की जाने वाली कल्याण योजनाओं का निष्पादन उनके बारे में जागरूकता के न होने और नीति प्रक्रम की सभी अवस्थाओं पर उनके सक्रिय तौर पर सम्मिलित न होने के कारण इतना प्रभावी नहीं होता है। चर्चा कीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। सुभेद्य वर्गों के कल्याण योजनाओं के निष्पादन में जागरूकता और सहभागिता की कमी का प्रभाव। भारत में सुभेद्य वर्ग जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिला एवं अल्पसंख्यक के लिए अनेक कल्याण योजनाएं बनाई जाती हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य उनकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति में सुधार लाना है। हालांकि इन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन अभी भी एक बड़ी चुनौती है। इसका मुख्य कारण है सुभेद्य वर्गों में योजनाओं के प्रति जागरूकता का अभाव। जब लाभार्थी स्वयं अपनी योजनाओं और अधिकारों से अनजान होते हैं, तो वे योजनाओं का सही लाभ नहीं उठा पाते। इसके साथ ही नीति निर्माण और क्रियान्वयन के सभी चरणों में इन वर्गों की सक्रिय भागीदारी नहीं होती। उनकी आवश्यकताओं, समस्याओं और सुझावों को योजनाओं में उचित रूप से शामिल नहीं किया जाता, जिससे योजनाएं उनकी वास्तविक जरूरतों से दूर रह जाती हैं। इसके अतिरिक्त भ्रष्टाचार, प्रशासनिक जटिलताएं और भ्रष्टाचार भी योजनाओं के निष्पादन को प्रभावित करते हैं। यदि सुभेद्य वर्ग के लोग योजना निर्माण में सम्मिलित होते और उन्हें पूरी जानकारी होती, तो वे न केवल बेहतर प्रतिक्रिया दे सकते थे बल्कि योजनाओं की निगरानी और पारदर्शिता भी बढ़ती। निष्कर्ष: सुभेद्य वर्गों के कल्याण योजनाओं को प्रभावी बनाने के लिए उनकी जागरूकता बढ़ाना और नीति प्रक्रिया के हर स्तर पर उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना आवश्यक है। इससे योजनाओं का उद्देश्य साकार होगा और सामाजिक न्याय का लक्ष्य पूरा होगा। अगला प्रश्न 19 उभरती हुई वैश्विक व्यवस्था में भारत द्वारा प्राप्त नव भूमिका के कारण उत्पीड़ित एवं उपेक्षित राष्ट्रों के मुखिया के रूप में दीर्घकाल से संपोषित भारत की पहचान लुप्त हो गई है। विस्तार से समझाइए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है।
उभरती वैश्विक व्यवस्था में भारत की नव भूमिका और उसकी पारंपरिक पहचान का परिवर्तन। स्वतंत्रता के बाद भारत ने उत्पीड़ित एवं उपेक्षित राष्ट्रों का नेतृत्व करते हुए गैर संरेखित आंदोलन जैसी वैश्विक पहल की और विश्व में समानता, स्वतंत्रता और विकास के लिए आवाज उठाई। इसे तीसरे विश्व के नेताओं में एक प्रमुख राष्ट्र के रूप में देखा जाता था। यह पहचान भारत के शांतिप्रिय और नैतिक नेतृत्व की एक अमिट छवि थी। परंतु वर्तमान वैश्विक व्यवस्था में भारत की भूमिका में गहरा बदलाव आया है। आर्थिक उदारीकरण, वैश्वीकरण और सुरक्षा चिंताओं के कारण भारत ने अपनी विदेश नीति और वैश्विक कूटनीति में अधिक वास्तविक और शक्ति केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया है। भारत अब एक बड़े उभरते आर्थिक और सैन्य शक्ति के रूप में विश्व मंच पर सक्रिय है, जो वैश्विक सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और तकनीकी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस नव भूमिका के कारण भारत की पारंपरिक उत्पीड़ित राष्ट्रों के मुखिया के रूप में पहचान कमजोर हुई है। अब भारत को अधिक वास्तविक और व्यावहारिक नीतियों के चलते कभी कभी विकसित देशों के साथ समीपता बनाए रखने के रूप में देखा जाता है, जिससे उसकी तीसरे विश्व के प्रति नैतिक नेतृत्व की छवि प्रभावित हुई है। फिर भी भारत ने दक्षिण सहयोग, विकासशील देशों के लिए तकनीकी सहायता और वैश्विक न्याय के मुद्दों पर अपनी प्रतिबद्धता जारी रखी है, लेकिन इसकी परिपाटी और स्वरूप बदल गया है। निष्कर्ष: भारत की वैश्विक भूमिका में बदलाव ने उसकी परंपरागत पहचान को प्रभावित किया है, परंतु वह आज भी उभरते विश्व में एक प्रभावशाली शक्ति और विकासशील देशों के हितों का समर्थक बना हुआ है। अगला प्रश्न 20. भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच संबंधों में खटास के प्रवेश का कारण वाशिंगटन का अपनी वैश्विक रणनीति में अभी तक भी भारत के लिए किसी ऐसे स्थान की खोज करने में विफलता है जो भारत के आत्मसमादर और महत्वाकांक्षा को संतुष्ट कर सके। उपयुक्त उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है: भारत यूएस संबंधों में खटास के कारण और वाशिंगटन की रणनीति की असमर्थता। भारत और अमेरिका के बीच पिछले कुछ दशकों में संबंधों में काफी प्रगति हुई है, लेकिन इन रिश्तों में खटास के कुछ महत्वपूर्ण कारण भी रहे हैं। प्रमुख कारण यह है कि अमेरिका अपनी वैश्विक रणनीति में भारत को वह स्थान देने में असफल रहा है जो भारत के आत्मसमादर और राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा को पूरी तरह संतुष्ट कर सके। उदाहरण के तौर पर, अमेरिका अक्सर भारत को चीन के खिलाफ अपनी रणनीतिक साझेदारी में एक सहयोगी के रूप में देखता है, लेकिन भारत को केवल एक चीन विरोधी विकल्प के रूप में सीमित करने की कोशिश करता है, बजाय इसके कि उसे एक स्वायत्त, महान लोकतंत्र और उभरती वैश्विक शक्ति के रूप में स्वीकार करे। इससे भारत की महाशक्तिशाली छवि और वैश्विक महत्वाकांक्षा को ठेस पहुंचती है। इसके अलावा वीजा नीतियों, रक्षा सौदों में विलंब और व्यापारिक असंतुलन जैसे मुद्दे भी भारत के लिए अमेरिका के प्रति असंतोष का कारण बने हैं। अमेरिका का पाकिस्तान के साथ सुरक्षा सहयोग भी भारत के लिए चिंताजनक रहा है, जिससे विश्वास में कमी आई है। भारत चाहता है कि अमेरिका उसे बराबरी का भागीदार समझे, न कि केवल रणनीतिक हितों के लिए एक साधन। जब तक अमेरिका भारत की आंतरिक और बाहरी महत्वाकांक्षाओं को पूरी तरह स्वीकार नहीं करता, तब तक इनके रिश्तों में पूर्ण भरोसा और स्थायित्व स्थापित करना कठिन रहेगा। निष्कर्ष: भारत यूएस संबंधों में खटास का मूल कारण अमेरिका की भारत के प्रति सीमित और अधूरा दृष्टिकोण है, जो भारत की स्वायत्तता और महत्वाकांक्षा को पूरी तरह स्वीकार नहीं करता। इस स्थिति में बेहतर और स्थायी संबंध के लिए अमेरिका को भारत की भावनाओं और हितों का सम्मान करना आवश्यक है।